siyasathindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के चुनाव तो खत्म हो गए हैं, वहां सरकार भी बन गई है, लेकिन कांग्रेस में उसके बाद से एक तरह का घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, कांग्रेस के अंदर से भी निशाने साधे जा रहे हैं और जो दूसरे दल हैं बाहर के, वो भी निशाना लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक चुनाव के बाद की एक स्थिति बनी है। क्योंकि चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इन्हीं सब दिक्कतों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद जी। पहला सीधा सा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प है भी या नहीं है। वो लोगों की पसंद बन भी सकता है, बन सकती है या नहीं बन सकती है। ये सवाल आपकी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल साहब ने उछाल दिया है। देखिए, ऐसा है, कपिल साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ वकील भी है, देश के माने हुए वकील हैं और साथ में कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं। और कांग्रेस ने समय समय पर उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके बहुत ही करीब हैं। वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि उनको तो चाहिए ये था कि अगर कोई बात कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है तो सीधे वो सोनिया जी से, राहुल जी से या जिससे भी वो मुनासिब समझे अपनी बात कह सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। और उनकी सलाह की हमेशा कांग्रेस पार्टी कदर करती है। नहीं, लेकिन कपिल लेकिन साहब ने कहा कि पार्टी सार्वजनिक के रूप से अंदर अब संवाद ही नहीं हो रहा है, कोई बातचीत का मंच ही नहीं रह गया है, इसलिए नहीं, बाहर कहना पड़ रहा है। देखिए, ये मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, कोरोना का दौर चल रहा है और सब लोग, हर पार्टी में कोई भी नेता उपलब्ध नहीं होते हैं। खास तौर पर जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर एडवाइस भी ऐसा होता है कि भाई आप ज़्यादा लोगों से मिलिए नहीं, बातचीत नहीं करिए। लेकिन मोबाइल के ज़रिए हो, जूम के ज़रिए हो, या कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है डिजिटल, जिसके ज़रिए हम लोग बातचीत करते रहे हैं। और सोनिया जी भी हमेशा इस तरह से उपलब्ध भी रही हैं। जो भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो फौरन एड्रेस करती हैं, कांग्रेस जनों को अपनी सलाह देती है कि क्या करना चाहिए। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो और कोई ऐसी जैसे लेकिन जो तारिक साहब, आपको प्रवासी। याद होगा कि 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस हाईकमान को। उसके बाद अगस्त में आपकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, कुछ फैसले लिए गए थे। लेकिन अगस्त के बाद नवंबर में हम लोग बात कर रहे हैं और कांग्रेस में किसी तरह की हलचल, परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो एक तरह की निराशा भी लोगों को हो नहीं रही मुकेश है। जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस वर्किंग कमेटी के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन एआईसीसी में हुआ। कई नए महामंत्री चुने गए और एक वर्किंग कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी। मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे महामंत्री बनाया गया और मुझे केरला का केरला की जिम्मेदारी दी गई है। केरला में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है। क्योंकि अब राहुल जी भी केरला से आते हैं, एक तरह से उनका होम स्टेट है वो, और उस स्टेट को मुझे दिया गया है। तो ये कहना गलत है, सिरे से गलत है कि उस वर्किंग कमेटी के बाद कोई हलचल नहीं हुई या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कई जगह नए प्रभारी बनाकर भेजे गए। तो तारिक बहुत साहब, बड़ी वापस हम अगर चेंजेस बिहार आए हैं, लौटे, ऐसी नहीं। जी, हम वापस बिहार लौटे, जहां कांग्रेस की बड़ी दुर्गति हुई। और कांग्रेस की दुर्गति हुई वो तो एक बात, लेकिन कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की सरकार भी नहीं बन पाई, क्योंकि उसने इतना बुरा प्रदर्शन किया। ये आपने भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस की वजह से वहां सरकार नहीं बन पाई है। तो
तो शुरू में ही महसूस कर रहे थे कि 70 सीटें क्यों दी गई कांग्रेस को, वो उसके पास न संगठन है, न कैंडिडेट है, न लड़ने का तरीका है, तो इतनी सीटें आपने ले ली और जीती केवल 18। ये कहीं स्ट्रेटजी में गड़बड़ी थी, कहाँ गड़बड़ी हुई? नहीं, आपका मुकेश जी किसी हद तक कहना सही है कि या तो हम लोग अंडर एस्टिमेट किया हम लोगों ने अपने को, और ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं उसको। ओवर कॉन्फिडेंस था कि माहौल हमारे पक्ष में है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी, जिस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिला, नौजवानों ने सब बेड़ियां, जात पात धर्म सबकी बेड़ी तोड़ते हुए वो आगे आए, हम लोगों के साथ जुड़े, महागठबंधन के साथ जुड़े। तो हमें लगता था कि हम 70 में कम से कम जो हमारी अपनी हमारा अपना अंदाजा था कि 35 सीट तो हमें मिलेगी, 50% स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, और बिहार स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा हमें समर्थन दिया, सहयोग दिया। और जब जब हम लोगों ने राहुल जी को आमंत्रित किया कि आप बिहार में आकर विधानसभा के चुनाव में आप राहुल जनसंपर्क गांधी ने करें, तो कुल वो आए। 8 रैली की हैं। राहुल गांधी ने कुल 8, नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की हैं प्रधानमंत्री होते हुए भी। राहुल गांधी के पास ऐसी क्या व्यस्तता थी? क्या उन्हें छुट्टियां मनानी थी, या नहीं, उनकी कोई की नहीं, बात माने बिल्कुल तो वो पिकनिक गलत पर है। थे वो? एक देखिए, ये गलत बात कही जा रही है कि वो चुनाव में 8 बार आए। देखिए, ऐसा है कि ये जिम्मेदारी बिहार कांग्रेस की थी कि उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। उन्होंने बहुत पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, यो कहा जाए कि जब हम लोग उस वक्त तक के अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग 70 सीटों पर लड़ेंगे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप जहाँ भी हमारी ज़रूरत महसूस करें, आप खबर करें, मैं आऊँगा और उन तमाम जगहों पे जाऊँगा। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी रही कि हमने उनको बहुत कम इस्तेमाल किया, कारण जो भी हो। लेकिन ये हमारी तरफ से क्या बिहार जिसको यूनिट को कहा नहीं जाए लगा कि कि प्रियंका गांधी की जरूरत है, उनको आना चाहिए वहां? नहीं, अब हम लोगों ने प्रियंका जी के लिए भी कहा था, लेकिन प्रियंका जी अब जो भी कारण हो वो नहीं आई। लेकिन राहुल जी ने तो बजाते उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि भाई मुझे जितनी जगह आप बुलाना है आप बुलाओ, मैं सब जगह जाऊँ। लेकिन हमारी जो कैंपेन कमेटी थी या जो लोग इसकी व्यवस्था में थे चुनाव अभियान के, उनकी जिम्मेदारी थी कि अधिक से अधिक जगहों पर राहुल जी को बुलाते। और हमने देखा कि जहाँ जहाँ राहुल जी गए वहाँ हमें कामयाबी मिली। लगभग लगभग 50% से ज्यादा जगहों में हमको कामयाबी मिली। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि स्टेट यूनिट की जिम्मेदारी कुछ होती हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिट की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो ओवरसी करे, वो जरूरत को अपने स्तर पर भी आके। नहीं तो इतने बड़े चुनाव में केवल 8 केंद्रीय रैलियां राहुल ने की हैं। क्या केंद्रीय हाईकमान को ये बिल्कुल नहीं सूझा कि ज्यादा वहां समय देने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है? तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो हमारे जो प्रभारी थे, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, हमारे जो लोग अभियान समिति में थे, सब सीनियर लोग थे, कोई ऐसा नहीं है, अनुभवी लोग थे। लेकिन उसके उन्होंने ये तय किया कि हमें 8 जगह पर राहुल जी को बुलाना है, अलग अलग कमिश्नरी में, अलग अलग क्षेत्र में बिहार के, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। तो इसमें राहुल जी की कोई कोताही थी या मतलब बिहार वो यूनिट नहीं को लगा चाहते कि थे? बिना राहुल गांधी की मेहनत के भी हम लोग जीत सकते हैं, ये बिल्कुल, खयाली उनको पाल ली ऐसा गई। लगा, जैसा मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो एक चीज होती है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस ने हम लोगों का नुकसान किया है। और हमको ये लगा कि तेजस्वी यादव को जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, आरजेडी को रिस्पॉन्स मिला, मतलब सभी गठबंधन के तमाम लोगों को, हमारे लेफ्ट फ्रंट के लोग हमारे साथ थे, उनका भी संगठन था, उनका भी ग्रास रूट में काफी वर्कर थे। तो ये सब चीजों को देखते हुए थोड़ा, जिसको हम कहते हैं कि गलतफहमी हो गई हमारे कांग्रेस के नेतृत्व को, बिहार कांग्रेस नेतृत्व को, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज्यादा राहुल जी को ज्यादा बुलाना तारिक साहब, ऐसा आवश्यक नहीं। लगता वो है फिर कि तारिक साहब, ये लगता है कि आपके संगठन में
कांग्रेस में पूरे देश भर में गलतफहमियां फैली हुई हैं, क्योंकि 58 उपचुनाव हुए, उनमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कहीं राहुल गांधी प्रचार टुकड़ा तो साफ नहीं हुआ, उसमें भी लगभग मेरा सुपड़ा हमारा साफ हुआ। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। जी देखिए ऐसा है कि कभी कभी राजनीतिक दल के जो कहिए कि उसके इतिहास में इस तरह का दौर आता है, और आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर चीज का इस्तेमाल कर रही है और बिल्कुल बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर रही है। सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, मनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, और जहां उनको मौका मिलता है तो वहाँ जो जो सरकार, चुनी हुई सरकार है, जनादेश जिसको मिला हुआ है, उस जनादेश को बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, किस तरह से कर्नाटक में हुआ और कई राज्यों में हुआ, मध्य और प्रदेश अभी में भी तो वो एक भी सिलसिला रैली जारी है। नहीं की। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक भी रैली नहीं की वहां। देखिए राहुल गांधी, अब सवाल ये है कि नेशनल वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, हर जगह उनका जाना संभव भी नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भी नहीं गए, एक रैली उन्होंने भी नहीं की। तो जो नेशनल पार्टी होती है, जिसका नेशनल लीडर होता है, जनरली बाई इलेक्शंस में नहीं जाते हैं। ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से ये परंपरा चली आ रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर वो चाहते कि राहुल जी जाए तो जरूर जाते वो, लेकिन वहां भी जो लोग थे जो जो उस वक्त संभाले हुए थे, उनका ऐसा मानना था कि हमको, आखिर में जब चुनाव से कुछ ही दिन पहले हमारी बातचीत वहाँ के स्थानीय नेतृत्व से हुई मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि हमें 20 सीट के आसपास आना ही आना है, 20 सीट हम जीतेगी। तो जहाँ इतना कॉन्फिडेंस हो और उसके बाद अगर इस तरह के परिणाम आते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि चलिए, अगर 10 साल अब अटल जी के बाद 10 साल बीजेपी बाहर रही, सत्ता से बाहर रही, तो अगर हमें भी 10 साल बाहर रहना होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, 10 और साल के बजाय आपकी कांग्रेस ये अवधि पार्टी 20 साल और 25 साल भी हो सकती है, क्योंकि नहीं कांग्रेस हो सकती है। मुकेश जी, है। कोई भी जी मुकेश जी, ये गलतफहमी कांग्रेस पार्टी को भी थी कि हमको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता है, लेकिन रिप्लेस हो गए। तो उसी तरह से अगर इनको गलतफहमी है मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को कि हम 20 साल तक हमको कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है, तो ये गलतफहमी इस देश की जनता की सोच कब बदल जाए, कब वो फैसले ले ले, ये कहना मुश्किल है। हम लोगों ने देखा है 77, हमने देखा है 67, ये हमने तो देखा है ये तो 89, एक भाग्यवादी लगातार रवैया हो हमने गया। देखा है। ये हाँ? भाग्यवादी रवैया नहीं हो गया तारिक साहब की जनता का मन बदल जाए तो हमें सत्ता मिल जाए। यहाँ कोशिश नहीं, करती हम आपकी उसके लिए पार्टी। पूरा प्रयास करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहने। हम कह रहे हैं कि मायूस नहीं है, हम इससे परेशान नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है तो हम लेकिन घर जाके होना बैठ चाहिए, जाएंगे, ऐसा परेशान नहीं है। होना चाहिए। जो स्थितियां बन गई हैं कांग्रेस के लिए, उसमें अगर कांग्रेसी परेशान नहीं है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कांग्रेस के साथ। नहीं, परेशानी का मतलब आप नहीं समझे। हमारा कहना यह नहीं है कि हम सत्ता के लिए परेशान हैं। हमारी कोशिश जरूर है हमारी पार्टी फिर दोबारा खड़ी हो, और खड़ी होगी। इतिहास साक्षी है कि हम, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 67 में कांग्रेस 9 राज्यों से समाप्त हो गई, फिर 1977 में पूरे नॉर्थ इंडिया में पार्लियामेंट में एक सीट भी हमें नहीं आई। कोई कह सकता था कि 28 महीने में फिर हम सत्ता में आ जाएंगे? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारी कोशिश जारी है, हम प्रयास कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम जब विपक्ष में हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ये जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से शासन करने का तरीका है, वो तो हर चीज को धीरे धीरे वो, या तो उनके उनके हाँ में हाँ मिलाइए, अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आपके साथ कोई भी सलूक हो सकता है। लेकिन आप देख तारिक रहे हैं साहब, कि आप ऐसे ही पत्रकारिता मौके पर पर हमला तो किस और तरह भी से ज्यादा पत्रकारिता पर हमला जुझारूपन हुआ की है। जरूरत है आपकी पार्टी को। और भी जुझारूपन की जरूरत है, और भी संघर्ष होना चाहिए। ये सवाल उठाता है कि हमें कांग्रेस मैं पार्टी मानता को हूँ, मैं मानता हूँ। विजिबल और इफेक्टिव लीडरशिप देखिए, इसीलिए चाहिए। हम कह रहे हैं कि खाली हम लोग खाली जो है नेशनल लीडरशिप पर आक्षेप लगाने से तो इसका मसले का हल नहीं है। हम सब जो लोग हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड का अध्यक्ष हो, और राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता हो, हम सब की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। पार्टी को दोबारा अगर सत्ता दिलाना है, दोबारा उसका कोई भी प्रतिष्ठा को वापस लाना है, तो ये सबकी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है
कि लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बस ये जिम्मेदारी सोनिया जी की है, ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, ये सोचकर हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। तो आपका बिल्कुल, आपकी इस बात से हम सहमत है कि हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, जुझारू तरीका अपनाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कांग्रेस की वापसी तारिक संभव साहब, नहीं मैं है। समझ रहा हूँ आपकी अपनी सीमाएं हैं, आप कांग्रेस पार्टी में महामंत्री हैं, सेंट्रल लीडरशिप को आप कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते, नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन कार्यकर्ता स्तर पर ये माना जा रहा है, ये महसूस किया जा रहा है कि हमें एक विजिबल लीडरशिप चाहिए, एक इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए, और वो नहीं है। वो राहुल गांधी, प्रियंका बीच बीच में गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, वो जो गिरिराज सिंह ने कहा ना कि टूरिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी फिर वो नदारद हो जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। और अगर वो बाहर भी जाते हैं तो उनको वहां से निमंत्रण आता है, दावत आती है, कहीं डिबेट होता है, कहीं डिस्कशन होता है। और विपक्ष के नेता कोई पहली बार विदेश जा रहे हैं ऐसी बात तो नहीं है। हर नेता जा रहे हैं। भले ही हमारे प्रधानमंत्री को 10 साल तक अमेरिका का वीजा नहीं मिला, लेकिन हर बार इन्होंने कोशिश की बाहर जाने की। तो ऐसा नहीं है, बाहर तो सभी लोग जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी बाहर जाते थे। नहीं, तो सवाल ये है कि आपकी पार्टी की कोई अभी ऐसा सरकार है। एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि विपक्ष के सवाल ये नेता है विदेश नहीं जाते हो। तारिक साहब, बात ये नहीं है, बाहर जाने की बात नहीं। सवाल ये है कि क्रूशियल मौकों पर जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप दिखते नहीं हैं। हर चुनाव में अगर प्राणपण से सेंट्रल लीडरशिप जुड़ गई होती, जैसे कि बीजेपी का हाईकमान, जैसे कि नड्डा से लेकर मोदी तक जुट गए और उन्होंने ये हारी हुई बाजी पलट दी और आप जीती हुई बाजी हार गए। आप देखिए कि एक वो पार्टी है जो पूरी जी जान से चुनाव लड़ रही है, एक आपकी पार्टी है जहां केंद्रीय हाईकमान का अता पता नहीं है, और आपकी जो स्टेट यूनिट है वो पता नहीं किस मुगालते में है। मैं मानता हूँ कि जो हम लोगों को करना चाहिए था, जो स्टेट लीडरशिप को करना चाहिए था, वो हम लोगों ने ठीक ढंग से नहीं। अगर हमारा संगठन ठीक होता तो हमको नहीं लगता है कि आज हमको ये नौबत देखनी पड़ती। हमारा संगठन कमजोर था और उसके लिए हम लोग सब जिम्मेदार हैं जो हाँ काम कर रहे हैं, बिहार से आते हैं। तो ये हम किसी एक पर अपनी जिम्मेदारी थोप नहीं सकते। हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया हुई है, इससे सीखने की भी जरूरत है, सीख लेने की आवश्यकता है कि आगे भविष्य में ऐसा नहीं हो। अभी 4 राज्यों के 5 राज्यों के फिर चुनाव होंगे अगले साल। तो जो गलतियां हम बिहार के चुनाव में कर चुके हैं और जिसके लिए हमको नुकसान हुआ है, जिसका वजह से आगे वो नुकसान नहीं हो, इस बात को जरूर हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेंट्रल लीडरशिप को क्लीन चिट दे रहे हैं एक तरह से, उनकी कोई भूमिका नहीं थी बिहार देखिए राहुल गांधी में। बिल्कुल राहुल गांधी, आप देखेंगे कि राहुल गांधी कोई एक दिन नागा नहीं जाता है जब राहुल गांधी केंद्रीय सरकार पर हो, राज्य सरकार पर हो, या जो भी राष्ट्रीय ट्वीट करते मुद्दे हैं हैं, उस पर अपना ट्वीट विचार करते नहीं हैं, रखते हो। हाँ तो ट्वीट करते पूछने के हैं और ट्वीट अखबार वाले छापता नेता नहीं है। बन गए हैं। ट्वीट नहीं, सवाल ऐसा नहीं है। सब ट्वीट तो इसलिए कि वहां अभी तक सरकार का अंकुश नहीं लगा हुआ है। बाकी अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अंकुश लग चुका है। कोई राहुल गांधी का नाम लेने में लोग घबरा रहे हैं, कोई अखबार में उनका नाम देने को तैयार नहीं है। तो जो जब ये हालत हो मीडिया की कि आज वो चाहे जो भी कारण हो, आज मीडिया कांग्रेस का या कांग्रेस नेतृत्व की बात छापने को तैयार नहीं है। अब क्या डर है उनके दिल और दिमाग में नहीं मालूम, लेकिन ये बात अब सार्वजनिक हो चुका है कि अखबार आज सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके सरकार की तारीफ करने के अलावा, चाटुकारिता करने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। जी, तारिक साहब, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है। अब बीजेपी अपने प्लान पर चलेगी, कांग्रेस पार्टी को तोड़ेगी और अपना बहुमत हासिल करके वो जेडीयू को टाटा बाय बाय करेगी। तो ये माना जा रहा है कि सबसे पहले पोचिंग आपकी पार्टी में होनी है, और चूंकि विभिन्न राज्यों में आपके एमएलए टूटते रहे हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि बिहार में आपके जीते हुए एमएलए भी आपके साथ नहीं रहेंगे। नहीं, पिछले 5 साल में भी ये प्रयास हुआ था। जब हमारे 27 विधायक जीत कर आए थे तो लगातार ये प्रयास हुआ था कि पार्टी को तोड़ने का, लेकिन हमारे विधायक कुछ एक दो को छोड़कर
बाकी कोई जाने को तैयार नहीं थे। कुछ लालच पूरी दी गई, कोशिश पूरी की गई, लेकिन हमारी पार्टी इंटैक्ट रही। मुझे विश्वास है कि इस बार भी हमारे जो भी जीत कर आए वो 29 विधायक वो इंटैक्ट रहेंगे, पार्टी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में पार्टी को फिर से बिहार में स्थापित करेंगे। क्या आपको उम्मीद लग रही है कि ये सरकार कुछ महीनों में गिरेगी, चल पाएगी ये? बिल्कुल, देखिए, हाँ, ये सरकार तो अब बिहार के सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी की का वो भाषण, जब देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से बनाया गया था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन देवेगौड़ा के पास मात्र 25 सांसद थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और प्रधानमंत्री जब वो बने तो अटल जी ने यही कहा कि ये कैसी सरकार है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके समर्थन से ये सरकार चली है, वो सरकार से बाहर है, और जिसके पास मात्र 25 सांसद है वो देश चला रहे हैं। तो नतीजा उसका क्या हुआ? 11 महीने में वो सरकार गिर गई, चाहे जो भी कारण रहा हो। तो ये सरकार टिकाऊ नहीं हो सकती है, और ये इसकी डोरी जो है वो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के पास है, जब चाहेगी वो गिरा देगी। और पूरा जो प्रक्रिया हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है इस चुनाव में, आपने देखा कि चिराग पासवान ने किस तरह से नीतीश जी के खिलाफ वो हमलावर रहे, और हमलावर ही नहीं, काफी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुई। तो चिराग पासवान ने ये स्वयं किया हो ऐसी बात नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सहमति हासिल थी, उनका समर्थन हासिल था, उनका आशीर्वाद संभव था। नहीं तो कोई एक गठबंधन में रहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको एनडीए से बाहर नहीं किया गया। तो ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ हुआ पिछले विधानसभा के चुनाव में, वो एक सोची समझी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि नीतीश को कमजोर करो, नीतीश जी के विधायकों की संख्या कम करो, ताकि हम अगर सरकार में रहे या हम बाहर से भी समर्थन करें या जैसे भी हो, तो हमारी पूरी तरह से जो उसका कंट्रोल है सरकार का, वो हमारे हाथ में है। और अभी आप देख रहे हो कि जो शपथ ग्रहण हुआ, जिस तरह से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, ये इस बात का संकेत है। आगे भी आप देखिएगा, चाहे स्पीकर का चुनाव होगा या और कुछ चुनाव होंगे महत्वपूर्ण पदों पर, वो हर जगह बीजेपी अपना खेल खेलेगी। और नीतीश जी को या तो अगर कुर्सी पर बने रहना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि निकट भविष्य में महागठबंधन की सरकार बन सकती है? नीतीश परेशान होकर आपके पक्ष में आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में तो किसी तरह हर संभावना की संभावना रहती है, हर तरह की। तो अगर नीतीश जी में थोड़ा भी अगर उनमें नैतिकता है, उसमें स्वाभिमान है, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको तो मुख्यमंत्री का शपथ लेना ही नहीं चाहिए था। उनको साफ कह देना चाहिए था कि भाई, जनता ने जब हमें नकार दिया है, जब हमारी संख्या कम हो गई है और आपकी संख्या ज्यादा है, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन अब या तो वर्ग का तकाजा है और उनका अंतिम इनिंग खेल रहे हैं वो, जैसा उन्होंने अपने विधानसभा के चुनाव अभियान में भी ये बात कही थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो अगर वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब इसके बाद हमें कुछ नहीं होना है, तो वो बने रहना ही पसंद करेंगे और एक तरह से मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको चलना पड़ेगा। लेकिन वो आपको लग रहा है कि दबाव पड़ेगा तो नीतीश टूट कर इधर भी आ सकते हैं? देखिए, हमको ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नीतीश जी इतना हौसला लेंगे या इतना हिम्मत कर पाएंगे, मुझे इसमें शक। जी। अच्छा, अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि इस सब के बाद अब कांग्रेस में एक अंतर मंथन होना चाहिए, आत्ममंथन होना चाहिए ऊपरी स्तर पर, और अब ठोस रणनीति बननी चाहिए ताकि गांव-गांव के आपके कार्यकर्ताओं को रिजुविनेट किया जा सके, उसमें उत्साह भरा जा सके, ऊर्जा भरी जा सके। और ये जो अभी तक 10 जनपद की भूमिका रही है, बहुत ही अलूफ रह के बिल्कुल
अलग थलग रह के करने की, उसको बदलने की जरूरत है? नहीं, वो तो देखिए समय के अनुसार बदलाव हमेशा जरूरी होता है। और जब सामने वाला बहुत चालाक और चतुर हो तो और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हमको जिस तरह के लोगों से, जिस तरह के पॉलिटिकल पार्टी से या थिंक विचारधारा से जो हमारी लड़ाई है, वो बहुत ही चतुर लोग हैं और वो किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। तो ऐसे लोगों से निपटना जरूरी है और ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको उसी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मतलब 24/7 की राजनीति की जरूरत है, फुल टाइम राजनीति की जरूरत है, पार्ट टाइम नहीं चलेगी। जी, अब हाईकमान को इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल हाईकमान ने काम कर भी रहा है, लेकिन आपका कहना सही है कि जब सामने वाला बहुत चालाक और चतुर हो तो फिर उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा अगर उसको मात देना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब इस बातचीत के लिए, आपने बिल्कुल बेलाग ढंग से बातचीत रखी है अपनी। नहीं मुकेश जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों की जी, बातचीत हो रही है। बिल्कुल, अब होती बहुत रहेगी। बहुत लेकिन धन्यवाद। थैंक यू। जरूर होती रहेगी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।